हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध्य आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्रोतस के मूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो स्टडी दिस विद इजी ट्रिक्स। तो सबसे पहले आता है स्रोतस के प्रकार और संख्या। ठीक है, जनरल चीज़ें पहले हम देखते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, दो तरह के स्रोतस बताए, बहिर्मुख स्रोतस और अंतर्मुख स्रोतस। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं बहिर्मुख स्रोतस। तो देखिए, सुश्रुत जी ने पुरुषों में 9 बताया है, स्त्रियों में 12 बताया है। ठीक है, स्त्रियों में 3 एक्स्ट्रा कौन कौन से बताया है, 2 स्तन्यवह और 1 रजोवह। कहाँ बताया है, सुश्रुत शारीर के 5th चैप्टर में सुश्रुत जी ने बहिर्मुख स्रोतस का वर्णन किया है। ठीक है, शार्ङ्गधर जी ने मेल्स में 10 बताया है। ठीक है, 9 प्लस 1 ब्रह्मरंध्र। ठीक है, और फीमेल्स में 13 बताया है। ठीक है, तो कैसे बताया उन्होंने, 10 तो जो मेल्स वाले वही है और 3 एक्स्ट्रा कौन कौन से, स्तन्यवह और रजोवह। ठीक है, फिर आते हैं अंतर्मुख स्रोतस। ठीक है, तो चरक जी ने चरक विमान 5 में अंतर्मुख स्रोतस का वर्णन किया है। 13 स्रोतस बोले जिन्हें अंतर्मुख स्रोतस कहा है। ठीक है, एक उन्होंने आर्तव स्रोतस भी बताया जो कि चरक शारीर के गर्भ प्रकरण में बताया है। ठीक है, तो कुल उन्होंने 14 स्रोतस बताए। ठीक है, यदि क्वेश्चन में 13 स्रोतस पूछा है तो वो भी सही है, 14 पूछा है तो वो भी सही है। ठीक है, दोनों आंसर्स करेक्ट है। फिर आता है सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सुश्रुत जी ने 22 बताया है, 11 युग्म या पेयर्स में बताया है। ठीक है, कहाँ बताया, सुश्रुत शारीर 9 में उन्होंने योगवाही स्रोतस, इन्हीं को उन्होंने अंतर्मुख स्रोतस बताया और इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो उन्होंने मेन चीज यहाँ पे क्या याद रखनी है कि स्वेदवह, अस्थिवह और मज्जावह स्रोतस का वर्णन सुश्रुत जी ने नहीं किया और आर्तवह बताया है। ठीक है, तो देखो सैम नहीं बताया सुश्रुत जी ने, ऐसे याद रखना। देखो स से सुश्रुत, स से सैम, तो स्वेदवह, अस्थिवह और मज्जावह। ठीक है, ये 3 स्रोतस सुश्रुत जी ने नहीं बताया है। क्लियर। अब हम देखते हैं स्रोतस के मूल। ठीक है, पहले आता है प्राणवह स्रोतस। उसके मूल चरक जी ने बताया हृदय और महास्रोतस, सुश्रुत जी ने बताया हृदय और रसवाही धमनियाँ। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, जो हमने चरक सूत्र स्थान का 30वां चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि ऐसे 10 स्थान है जहाँ पर प्राण अवस्थित होते हैं ना, प्राण निवास करते हैं। उसमें से एक था हृदय, तो चरक जी और सुश्रुत जी ने दोनों ने ही हृदय बताया है। ठीक है, प्राण का स्थान, तो उससे आपको एक तो याद रहेगा। ठीक है, दूसरा, आप चरक जी ने महास्रोतस बोला है, सुश्रुत जी ने रसवाही धमनियाँ बताई है प्राणवह स्रोतस के मूल। तो देखिए, चरक जी का कैसे याद रहेगा, जो चैप्टर का नाम था ना चरक सूत्र 30 का, वो था अर्थे दश महामूली अध्याय। ठीक है, तो ये महामूली से महास्रोतस आप यहाँ पर याद रखना। और सुश्रुत जी जो थे वो मेनली कौन थे, सर्जन। ठीक है, वो मेनली सर्जरी से कोरिलेट करते थे, तो धमनियाँ है ना, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इन सब से उनको बहुत ज़्यादा काम पड़ता था। इसीलिए जो धमनिया वर्ड है ना, वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुश्रुत जी ने बोला है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने रसवाही धमनियाँ बताया है। ठीक है, और देखिए प्राणवह में रसवाह धमनियाँ है। ठीक है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था हृदय से 10 धमनियाँ निकलती है जो कि किसका वहन करती है, रस का, तो उससे कोरिलेट याद करके याद रखना कि रसवाही धमनियाँ सुश्रुत जी का है प्राणवह स्रोतस के मूल में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है उदकवह स्रोतस के मूल। तो चरक जी अकॉर्डिंग है तालुक लोम, सुश्रुत जी अकॉर्डिंग भी है तालुक लोम। ठीक है, अब देखो उदक मतलब क्या होता है, जल होता है, पानी होता है। तो हम जब पानी पीते हैं तो सबसे पहले तालु को टच करता है वो। ठीक है, और क्लोम मतलब होता है गिल्स, है ना। गिल्स किस में होते हैं, फिश में होते हैं। तो मछली से याद रखना, मछली पानी में रहती है, इसलिए उदकवह के मूल तालुक लोम बताए। ठीक है, अब आता है अन्नवह स्रोतस। तो इसका है आमाशय, वामपाशय, चरक जी के अकॉर्डिंग, सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग है आमाशय और अन्नवाही धमनियाँ। ठीक है, तो देखो अन्न से याद रखना आम, आम क्या है, मैंगो, एक तरह का अन्न है जिसे हम खाते हैं, है ना। तो आमाशय इसलिए दोनों ने ही बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर वाम पार्श्व और देखिए सुश्रुत जी ने अगेन अन्नवाही धमनियाँ बोला है। ठीक है, धमनियाँ वर्ड इन्होंने अगेन यूज किया है। फिर आता है रसवह स्रोतस के मूल। चरक जी अकॉर्डिंग है हृदय और दश धमनियाँ, सुश्रुत जी अकॉर्डिंग है हृदय और रसवाही धमनियाँ। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो हृदय होता है वहीं से क्या निकलती है, 10 धमनियाँ, जो कि किसका वहन करती है, रस का। तो उससे याद रखना, जो कि किस में दिया, चरक सूत्र स्थान के 30 चैप्टर में दिया है, अर्थे दश महामूली में। तो उससे आपको याद रहेगा कि चरक जी ने हृदय और दश धमनियाँ बताई है, लेकिन सुश्रुत जी ने हृदय और रसवाही धमनियाँ बताई है। ठीक है, यहाँ रसवाही आ गया। अब नेक्स्ट आता है रक्तवह स्रोतस के मूल। तो चरक जी अकॉर्डिंग है यकृत प्लीहा, सुश्रुत जी अकॉर्डिंग है यकृत प्लीहा और रक्तवाही धमनियाँ। अब रक्त किस में भरा होता है, यकृत में, प्लीहा में रक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यकृत प्लीहा बताया सुश्रुत जी ने भी, लेकिन इन्होंने क्या ऐड कर दिया, एक और रक्तवाही धमनियाँ और ऐड कर दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए।
अब आता है मांस व स्रोतस। इसके मूल चरक जी ने बताया स्नायु त्वचा, सुश्रुत जी ने बताया स्नायु त्वचा और रक्तवाही धमनियाँ। ठीक है, देखो रक्तवाही धमनियाँ रक्त में भी है और मांस में भी है। ठीक है, ये एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। अब इसके याद करते हैं हम, स्नायु त्वचा बोला है ना, तो इसको आप यहाँ पे लिख लो स्टेल। मांस कैसा है, स्टेल मतलब बासी। ठीक है, बासी मांस है, तो एसटी से आपको याद रहेगा स्नायु और त्वचा। ठीक है, फिर आता है मेद व स्रोतस के मूल। चरक जी अकॉर्डिंग है वृक्क व पवन, सुश्रुत जी अकॉर्डिंग है कट्टी वृक्क। जिसमें फैट बहुत ज़्यादा है, मेद बहुत ज़्यादा है, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा ना। वीक को हिंदी में हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो वी से याद रखना वृक्क व पवन और क से याद रखना कट्टी वृक्क। ठीक है, ये चरक जी ने बोला है, सुश्रुत जी ने बोला है। ठीक है, वृक्क यहाँ दोनों में ही है। फिर आता है अस्थि व स्रोतस के मूल क्या है। चरक जी अकॉर्डिंग है मेद और जघन भाग। सुश्रुत जी ने नहीं बताया। हमने क्या पढ़ा था, सुश्रुत जी ने सैम के मूल नहीं बताया है ना, मतलब स्वेद व अस्थि व और मज्जा व स्रोतस के मूल सुश्रुत जी ने नहीं बताए थे। ठीक है, अब हमें याद करना है सिर्फ चरक जी अकॉर्डिंग मेद और जघन भाग। तो देखो इसको ऐसे याद कर लो कि अस्थि काय पे रखिए, मेज पर रखिए। मेज मतलब बेंच, तो मेद और जघन भाग आपको याद रहेगा। फिर आता है मज्जा व स्रोतस के मूल। तो अगेन सुश्रुत जी ने तो बताया ही नहीं है, चरक जी ने बताया अस्थि और संधि। ठीक है, तो हमें पता है कि जो अस्थि होती है उसके अंदर क्या होती है, मज्जा होती है ना, बोन मैरो होती है। तो उससे आपको याद रहेगा कि मज्जा व स्रोतस के मूल अस्थि संधि है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है शुक्र व स्रोतस के मूल। तो देखिए चरक जी ने बताया वृषण शेफ और सुश्रुत जी ने बताया स्तन वृषण। देखिए हमने वहां पर पढ़ा था मेद व स्रोतस के मूल वृक्क व पवन है ना, और यहाँ पर भी हमने कट्टी वृक्क पढ़ा था। दोनों में ही हमने वृक्क पढ़ा था, चरक जी अकॉर्डिंग भी सुश्रुत जी अकॉर्डिंग भी। वैसे ही यहाँ पर भी वृषण और वृषण दोनों में याद रखना। ठीक है, वी हमको याद रखना है ना। और शेफ यहाँ पता है, जबकि सुश्रुत वर्ड स से स्टार्ट होता है ना, इसलिए इन्होंने यहाँ पे स से स्तन याद रखा। मूत्र व स्रोतस के मूल। तो देखिए चरक जी ने बताया बस्ती वंशन, सुश्रुत जी ने बताया बस्ती और मेढ्र। ठीक है, अभी तक वी तो हमने याद कर लिया था, वी बी याद रखना। वी से वृक्क, ठीक है, वी से वृषण और बी से याद रखना है बस्ती। मतलब मेद व स्रोतस में दोनों में ही हमने क्या पढ़ा था, वृक्क पढ़ा था। चरक सुश्रुत दोनों का। एक वी से याद रखना है वृषण, मतलब शुक्र व में दोनों का ही वृषण पढ़ा था चरक जी सुश्रुत जी दोनों के ही। और बी से याद रखना है हमको बस्ती। ठीक है, मूत्र व का दोनों ने ही बस्ती बताया है। ठीक है, और चरक जी अकॉर्डिंग है वंशन, सुश्रुत जी अकॉर्डिंग है मेढ्र। ठीक है, फिर आता है स्वेद व स्रोतस के मूल। तो चरक जी अकॉर्डिंग है मेद और लोमकूप, और इन्होंने तो बताया नहीं है सुश्रुत जी ने। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, स्वेद मेद है ना, मैच हो रहा है ना द, तो उससे थोड़ा याद रखना। अब पुरीश व स्रोतस के मूल क्या है, तो पक्वाशय स्थूलगुद। चरक जी ने भी बताया, पक्वाशय स्थूलगुद सुश्रुत जी ने भी बताया। ठीक है, तो ये तो याद रहेगा। अब नेक्स्ट आता है आर्तव व स्रोतस। तो देखिए आर्तव व स्रोतस का वर्णन तो किया है चरक जी ने है ना, लेकिन उनके मूल नहीं बताए यहाँ पर। जबकि सुश्रुत जी ने मूल बताया है गर्भाशय और आर्तवाही धमनियाँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो स्रोतस के मूल है वो यहाँ पर कंप्लीट किए चरक जी और सुश्रुत जी अकॉर्डिंग। फिर हमने अंतर्मुख स्रोतस देखा था और बहिर्मुख स्रोतस देखा था। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।